इसलिए लिया क्योंकि अहिल्याबाई होलकर ने यहां से लेकर जो वर्तमान में राजेंद्र प्रसाद घाट के नाम से जाना जाता है, इस पूरे घाटों का जीर्णोद्धार कराया था। और ये घाट केवल पत्थर की ऐसे इमारतें नहीं हैं, इनका अपना एक भूगोल है, इनका अपना एक बहुत समृद्ध इतिहास है, इनका अपना आध्यात्मिक महत्व है और इन घाटों की अपनी एक जीवन शैली है, जो काशी की जीवन शैली, जो दुनिया में एक बड़ी विशिष्ट और अनोखी किस्म की जीवन शैली है। बहुत महत्वपूर्ण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट हम कोशिश करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट आपको दिखाएं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट आप देख रहे हैं, ये ठीक दशाश्वमेध के दाहिनी तरफ हम अगर रिवर फ्रंट को अगर आधार बनाए तो हमारे ठीक दाहिनी तरफ ये राजेंद्र प्रसाद घाट है। राजेंद्र प्रसाद घाट का जो पहले नाम था वो घोड़ा घाट था। 4वीं शताब्दी में यहां घोड़ों का व्यापार हुआ करता था। राजीव गांधी गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत इसी राजेंद्र प्रसाद घाट से उन्होंने किया था। भावना जी, कुछ याद आ रहा है गंगा को लेकर? सबसे इनिशियल जो स्टेप था भारत सरकार का वो गंगा एक्शन प्लान था, कुछ याद आता है? तत्कालीन भारत के जो प्रधानमंत्री थे माननीय राजीव गांधी जी, वो यहाँ आए थे और उन्होंने गंगा प्रदूषण पर जो सबसे पहला और सबसे प्रमुख उद्घोषणा की थी वो इसी घाट से की थी, गंगा एक्शन प्लान की। और तब से लेकर मैं आपको बताऊं कि 2008 में मनमोहन सिंह भी इसी घाट पर आए। उनकी गंगा आरती शाम को यहाँ नित्य होती है, उसको देखने की इच्छा थी और हम ही 3-4 लोगों का एक डेलीगेशन मनमोहन सिंह जी को मिला था और हम लोगों ने कहा कि गंगा एक्शन प्लान पे बहुत सारी उद्घोषणाएं हुई पर काम नहीं हुआ, गंगा का प्रदूषण जस का तस है। और एक उनको मेमोरेंडम सबमिट किया गया था जिसमें एक निवेदन था कि गंगा को नेशनल रिवर घोषित कर दिया जाए, राष्ट्रीय नदी। और बाद में फिर वहां उनके जाने के बाद उस पीएमओ ऑफिस से करस्पॉन्डेंस भी हुए और गंगा फिलहाल वर्तमान में राष्ट्रीय नदी घोषित की गई। पर देव नदी से लेकर राष्ट्रीय नदी तक के गंगा की इस यात्रा में गंगा के पानी का एक बूंद भी भला नहीं किया शासन और प्रशासन ने। आज 2014 में चुनाव के पहले हम यहां बैठकर बात कर रहे हैं, अभी तक बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं प्रमुख राजनीतिक दलों के इलेक्शन मैनिफेस्टो में। देखिए आने वाले समय में इस गंगा का क्या कर पाते हैं। ये हम देख रहे हैं, ये मान मंदिर घाट। जी, मान मंदिर घाट। ये मान मंदिर घाट, इसका आप स्ट्रक्चर देखिए। दरअसल काशी के ये जो घाट हैं ये स्थापत्य कला की अमूल्य धरोहर हैं और इनको 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में बहुत सारे स्टेट, ये कहीं पोटिया स्टेट, कहीं अहिल्याबाई होलकर, कहीं पेशवा महाराष्ट्र का जो घराना है, दरभंगा स्टेट, ये आपका राजस्थान से जयसिंह का ऊपर एक महाराजा जयसिंह ने यहाँ ऊपर एक ऑब्जर्वेटरी बनवाई थी, वो आज भी ऊपर है। और इसी घाट के ऊपर अंदर जाकर के वाराही देवी का वहां मंदिर है। तो इस तरह से ये हर घाट अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए है। इन्हीं 84 घाटों के आसपास ही लघु भारत निवास करता है, लघु भारत में जीवंतता आती है और इन्हीं 84 घाटों की गलियों में बनारस बसता है। मैं सही हूं भावना जी कि अगर ये घाट नहीं रहते तो शायद लघु भारत बनारस में नहीं दिखता होता। इन घाटों पर आदि शंकराचार्य से लेकर महात्मा कबीर से लेकर रैदास से लेकर स्वामी विवेकानंद से लेकर अनगिनत संतों की श्रृंखला है जिन्होंने इन घाट की सीढ़ियों पर बैठकर ध्यानस्थ हुए हैं और सर्वोच्च चेतना से साक्षात्कार किया है। तो वो एक वाइब्रेशन, ये घाट जो है ये पूजा, ध्यान, इन सब के लिए ये बने हुए थे प्राचीन काल में। और तब से लेकर जब इसका जो बेतरतीब एक मॉडर्नाइजेशन हुआ और इस बेतरतीब मॉडर्नाइजेशन में कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन के स्तर पर इन घाटों की जो अनदेखी हुई है, तो ये जो आपका इतिहास है, जो अपने आप में काशी के ये घाट एक पूरी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के सहस्त्राब्दियों से इतिहास को समेटे हुए जीवंत आज भी खड़े हैं, ये वर्तमान में आप देखें तो बहुत बदहाली के शिकार हैं। घाटों पर गंदगी है, घाटों पर प्रदूषण है। बनारस में कहते हैं 2 राजाओं की परंपरा है। डोम राजा हमेशा से कौतूहल का विषय रहे हैं। जो भी आता है देश विदेश से वो जानने की कोशिश करता है, वो जानना चाहता है डोम राजा की परंपरा है क्या? देखिए, दरअसल काशी में जन्म ही सेलिब्रेशन नहीं है, यहाँ मृत्यु भी सेलिब्रेशन है। यहाँ मृत्यु को मोक्ष के अवधारणा से जोड़कर देखा गया है। तो जहाँ मृत्यु भी सेलिब्रेशन है तो वहां पर ये डोम राजा का महत्व इतिहास में अपने आप महत्वपूर्ण हो जाता है अन्य शहरों की तुलना में, क्योंकि यहाँ मृत्यु भी अपने आप में एक उत्सव है, महोत्सव है।
तो यहाँ मृत्यु भी महोत्सव है। हम आपको उस घाट पर भी ले चलेंगे जिसको मोक्ष घाट कहते हैं। काशी अगर मोक्ष की नगरी है तो क्यों है, वो भी हम आपको बताएंगे। मणिकर्णिका हम चलेंगे। मणिकर्णिका घाट मोक्ष घाट के रूप में जाना जाता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मणिकर्णिका घाट का नाम है। कहा जाता है कि यहाँ हजारों साल से आग कभी ठंडी ही नहीं हुई। चिताओं के जलने का सिलसिला हजारों साल से अनवरत जारी है। हम आपको वहां भी ले चलेंगे जहां तुलसी ने रामचरितमानस लिखकर सनातन परंपरा को आगे बढ़ाया। हम वहां भी ले चलेंगे आपको जहां कबीर को रामानंद मिले और कबीर कबीर हो गए। हम आपको वहां भी लेकर चलेंगे जहां से घाटों के जरिए बनारस पूरी दुनिया को अपना महत्व बताता है। वोट तो उसी को जाएगा जिसने आज तक कभी किसी किसान के साथ नाइंसाफी नहीं होने दी। मेरा वोट कांग्रेस को। हर पल, हर दिन, हर मौसम में आपको मिलेगा ताजा रसीले आमों का मजा। इसीलिए तो इसे कहते हैं हर मौसम आम। माजा, हर मौसम आम। 9 मिनट हो गए। Madre Dia, non caffè dia. ओए, टी शर्ट क्यों उतार दी? 9 मिनट हो गए मॉम। इंडिया का सबसे तेज गुड नाइट एक्सप्रेस सिस्टम ऑन करते ही सिर्फ 9 मिनट में इसका एक्सप्रेस ब्लास्ट मच्छर भगाए सुपर फास्ट। सलमान टेस्ट लेके देखो, मच्छर नहीं काटेंगे। गुड नाइट एक्सप्रेस सिस्टम, एक्सप्रेस दम एकदम। तो क्या सोचा, आगे जाकर क्या करना है? किसान का बेटा हूँ, खेती करूंगा। किसान तो सिर्फ जूझने के लिए पैदा हुआ है। खेतीबाड़ी से कुछ नहीं मिलता बेटा। बहुत जल्द मिलेगा। फसल उगाने का ज्ञान भी, फसल का सही दाम भी और किसान होने का सही मान भी। अच्छे दिन आने वाले हैं बाबा। वो कैसे? मोदी जी को जिताएंगे, भाजपा को बहुमत दिलाएंगे, तभी अच्छे दिन आएंगे। कमल का बटन दबाएंगे, भाजपा जिताएंगे। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च। असली मसाले सच सच MDH। हमारे लिए आवश्यक है हमारे किसान को सामर्थ्यवान बनाए, हमारे किसान को आर्थिक ताकत दें, सुविधा दे। वो जरूर हम चाहते हैं वैसा परिणाम देगा। भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। जगत रॉयल बासमती, रॉयल्टी का एहसास। नेरोलाइक इंप्रेशंस के हाई डेफिनेशन कलर स्टैंडर्ड पेंट से बेहतर कैसे हैं? आओ देखते हैं। तुम्हें क्या लगता है एचडी घर में कैसे लोग रहते होंगे? एकदम कलरफुल पेस्ट्री टाइप्स। और स्टैंडर्ड घर में एकदम ब्लैक एंड व्हाइट टाइप्स। इस घर में लोग प्यार कैसे जताते होंगे? एकदम स्टाइल में, फ्लावर देकर। हैं? और इधर ये भी फ्लावर देकर। अब ये तो क्लियर है, जब नेरोलैक इंप्रेशंस का एचडी कलर लगेगा तो घर के साथ साथ आपका भी इंप्रेशन बढ़ेगा। नवरत्न एक्स्ट्रा ठंडा तेल, सबसे ज्यादा ठंडा, सबसे ज्यादा असरदार, सबसे ठंडा। अब नवरत्न एक्स्ट्रा ठंडा तेल के साथ नवरत्न गुलटैल मुफ्त। वाजपेयी जी का जो सपना है उसको हमें पूरा करना है। नदियों को जोड़ना है। जहां बाढ़ है उसे भी बचाना है, जहां सूखा है उसे ही बचाना है। तो हमारे देश का किसान बच जाएगा, हमारा गांव बच जाएगा। समृद्धि नदियों के साथ अपने आप आनेगी। भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। मोहिनी पिया क्या जिंदगी
जिंदगी को आज तुमने खुल के जिया। मोहिनी चाट, मोहिनी पियो, खुल के जिया। हमारे लिए आवश्यक है हमारे किसान को सामर्थ्यवान बनाए, हमारे किसान को आर्थिक ताकत दें, सुविधा दे। वो जरूर हम चाहते हैं वैसा परिणाम देगा। भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। मैं एक दौड़ हूं, 5000 साल से मैंने हर बदलाव देखा है। गंगा का उद्भव, हिमालय का उत्थान देखा है, पावर पॉलिटिक्स का दम, बदलता निजाम देखा है। मैंने इतिहास देखा है। मैं हूं जी संगम। जो मेरी काबिलियत और रोजगार की दूरी को कम करता है, मेरा वोट उसी को। मेरा वोट कांग्रेस को। मेरे ठीक पीछे ये काशी का मणिकर्णिका घाट है। मणिकर्णिका घाट यानी मोक्ष घाट भी कहते हैं इसको। काशी अगर मोक्ष की नगरी है तो इसी घाट की वजह से है। मणिकर्णिका हमेशा से एक जिज्ञासा का विषय रहा है, चाहे वो विदेशी सैलानी रहे हों, चाहे वो रिसर्च स्कॉलर रहे हों, या तीर्थाटन के लिए जो लोग आते हैं या शवदाह के लिए जो लोग आते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये मणिकर्णिका। इसके बारे में थोड़ा सा समझना चाहेंगे। देखिए, महाश्मशान है, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि यहाँ जीवन ही नहीं मृत्यु भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोक्ष मिलता है मरने से। तो ये महाश्मशान की भूमि है। और पिछली शताब्दी में जब रामकृष्ण परमहंस की यहाँ यात्रा हुई थी काशी की, तो यहीं से गुजर रहे थे गंगा में नाव लेकर के, और उन्होंने साक्षात यहाँ देखा था कि भगवान शिव जो भी लोग जिनकी मृत्यु हुई है, जिनकी यहाँ चिताएं जल रही हैं, उनके कान में तारक मंत्र फूंकते थे। यहाँ आप देखिए ऊपर यहाँ विष्णु चरण पादुका है, उसका अपना एक स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है। और इस घाट के इर्द गिर्द ही बड़े सारे धार्मिक महत्व के स्थान, मंदिर और कई आश्रम है। एक और महत्वपूर्ण चीज जो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, ये जो मात्र उरीण मंदिर है, ये स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। ये बिल्कुल कहा जाता है कि ये काशी करवट के नाम से भी जाना जाता है। ये यहाँ जो मंदिर है ये बिल्कुल टेढ़ा है, एक करीब 15 डिग्री 20 डिग्री के एंगल पर ये टेढ़ा मंदिर है। इस मंदिर के विषय में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, इस मंदिर के विषय में ये मान्यता है कि एक जिस राजा ने इस मंदिर का निर्माण कराया था, निर्माण के बाद उस राजा ने कहा कि आज मैं अपने मातृ ऋण से उऋण हो गया। और जैसे ही उस राजा के मुंह से ये वाक्य निकला कि आज मैं अपने मातृ ऋण से उऋण हो गया, उसी समय ये मंदिर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। कहने का अभिप्राय ये कि मातृ ऋण से हम कभी भी उऋण नहीं हो सकते। इस मंदिर का थोड़ा सा टेढ़ा होना इसी तरह का संदेश देता है। ऐसी भी बातें हैं। ये जो आप काशी के ये गंगा तट, ये घाट आप देख रहे हैं, यहाँ बड़े कलाकारों ने बैठकर इन्हीं घाटों पर अपनी संगीत साधना की है, जिसमें बिस्मिल्लाह खां का भी नाम आता है। कहा जाता है कि बिस्मिल्लाह खां भी इन्हीं घाटों के इर्द गिर्द अपनी शहनाई की साधना किया करते थे। और किसी एक रात, एक धर्मयुग पत्रिका थी, उसमें एक ये आया था जिक्र, किसी एक रात जब वो साधनारत थे, शहनाई की साधना कर रहे थे, तो उनको 2 चरण दिखे थे। और अपने आप में काशी अद्भुत है। और अपने आप में काशी अद्भुत है। गंगा जमुनी तहजीब की वाहक है ये जो घाटें हैं बनारस की। बिस्मिल्लाह खां मणिकर्णिका के आसपास ही शहनाई का अभ्यास किया करते थे। और धर्मयुग में उन्होंने एक बार इंटरव्यू भी दिया था। धर्मयुग धर्मवीर भारती जी की एक महत्वपूर्ण पत्रिका हुआ करती थी उस समय, कि उनको साक्षात यहाँ 2 चरण दिखे थे, जिसका उन्होंने यहाँ दर्शन किया था। तो यानी गंगा जमुनी तहजीब घाटों के किनारे आपको दिख जाएगी। हम अपने दर्शकों को जरूर बताना चाहेंगे, पंचगंगा घाट एक महत्वपूर्ण घाट है। और इसके ठीक पीछे ये आलमगीर मस्जिद है, गंगा जमुनी तहजीब का बेजोड़ उदाहरण, समन्वयन का बेजोड़ उदाहरण। यहाँ वजू भी करते हैं हमारे मुस्लिम भाई। यहाँ आपको घंटा
और बाकी जो महत्वपूर्ण मंत्र हैं उसका उच्चारण भी आपको सुनाई देगा। और क्या कुछ महत्वपूर्ण है हम अपनी विशेषज्ञ से जानना चाहेंगे। पंचगंगा घाट, इसकी अपनी क्या विशेषता है? देखिए, पंचगंगा नाम पड़ा, यहाँ 5 नदियों का स्ट्रीम मिलता है, 5 नद मिलते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा पंचगंगा। और आप इसके स्ट्रक्चर को देखिए, इसकी स्थापत्य कला को देखिए। इस घाट की बड़ी ऊंची ऊंची सीढ़ियां हैं और ठीक ऊंचाई पर जाकर के वहां बिंदु माधव मंदिर है, और एक तरफ बिंदु माधव का मंदिर है और दूसरी ओर ये आलमगिरी मॉस्क जिसके बारे में अभी आपने बताया। और ये जो पंचगंगा घाट है, यहाँ सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए भी ये घाट जाना जाता है। काशी की सदियों पुरानी परंपरा है आकाशदीप। कार्तिक मास में पूरे 1 महीने अपने पूर्वजों के लिए स्वर्ग लोक की यात्रा के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए जो आकाशदीप जलाए जाते हैं, उसका प्रारंभ इसी पंचगंगा घाट पर होता है। देव दीपावली का भी संबंध है। देव दीपावली बनारस का एक महत्वपूर्ण पर्व है। ये सिर्फ और सिर्फ बनारस का पर्व इसलिए है क्योंकि देव दीपावली के बारे में कहा जाता है कि है तो ये बहुत पौराणिक महत्व का त्योहार, लेकिन इसकी शुरुआत इसी घाट से हुई थी और इसके विषय में भी हम थोड़ा सा समझेंगे। देव दीपावली का भी संबंध है इस घाट से। कार्तिक पूर्णिमा की संध्या हजारों दीप, यहाँ हजारा दियों के स्ट्रक्चर पत्थर के बने हुए हैं, उस पे हजारों की संख्या में दीप जलाए जाते हैं। शाम को गंगा की आरती और आराधना होती है और ये कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जो देव दीपावली यहाँ मनाई जाती रही सदियों से, जिसका विस्तार आज दशाश्वमेध घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट और अब ये विश्व स्तर पर हो चुका है और पूरे विश्व के टूरिस्ट उस इवेंट को देखने के लिए आते हैं। उस इवेंट का प्रारंभ सदियों पहले इसी घाट पर हुआ था, जिसमें काशी नरेश की भी भागीदारी रहती है। अच्छा, इसके सबसे उधर हम देख रहे हैं राज घाट और उसके उधर आदिकेशव घाट। सबसे पहला जो घाट है आदिकेशव घाट है और आदिकेशव घाट में कहते हैं कि क्योंकि काशी शिव का क्षेत्र है, तो भगवान विष्णु का एक काशी जब वो आए तो पहला चरण उनका वहीं आदिकेशव घाट पर पड़ा था, इसलिए उस घाट का नाम आदिकेशव पड़ा। तो ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं बनारस के घाट। बनारस के कुल 84 घाटों में पंच तीर्थ घाट तो महत्वपूर्ण है ही, इसके अलावा भी कई और घाट भी हैं जो अनछुए से हैं, जिन पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया गया, वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन इन घाटों की स्थिति क्या है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। हम एक बार अपने विशेषज्ञ से भी बात कर लेते हैं। घाटों की जो स्थिति है, जो देखरेख होनी चाहिए थी, बिल्कुल घाटों को उनके दुर्भाग्य पर छोड़ दिया गया है। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती किसकी है और सबसे ज्यादा अनदेखी हुई कहां से? देखिए, जो घराने थे भारत के प्रमुख, उन्होंने तो अपना कार्य किया। 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में घाटों का पुनरुद्धार कराया और राज्य सरकारों ने कई घाटों को कहीं 1936 में, कहीं 1956 में, कहीं 1965 में, ओरिजिनली असल में ये घाट कच्चे थे तो इनको कच्चे से पक्का बनाने का काम किया। लेकिन उसके बाद से कई दशक बीत गए। हेरिटेज को सजो करके रखना जो एक केंद्र सरकार का दायित्व है, ये फेडरल लिस्ट में ये मुद्दा आता है और राज्य सरकारें क्योंकि डे टू डे प्रशासन से जुड़ी हुई हैं, इसलिए उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। तो पिछले 4-5 दशकों से न तो राज्य सरकार और न ही केंद्र सरकार, चाहे वो जिस दल की भी सरकार हो, उन्होंने घाटों की तरफ और इस स्थापत्य कला की अमूल्य धरोहर को, या हम कहें अपनी हेरिटेज को बचाने के लिए कोई काम किया है। कोई काम नहीं हुआ है। घाटों के ठीक किनारों पर जो गंदगी आप देख रहे हैं, इससे भी घाटों का बड़ा नुकसान होता है। वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। जो घाटों की साफ सफाई होनी चाहिए थी, वो साफ सफाई नहीं हुई है। हजारों की संख्या में रोज यहाँ देशी विदेशी सैलानी आते हैं। क्या छवि लेकर जाएंगे वो, ये तो अपनी जगह है ही, लेकिन घाटों की वजह से इस शहर का अस्तित्व है। घाटों की वजह से ही जो बनारस है वो बनारस के रूप में सामने आता है। वर्तमान में वाराणसी का सीवर सिस्टम कोलैप्स करने के स्टेज पर है और जिस तरह के रिसर्चेस और जिसमें जो ये बातें आ रही हैं कि इन घाटों का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया है। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि सीवर का पानी लगातार गंगा में प्रवेश करके गंगा को तो प्रदूषित कर ही रहा है, इसके साथ ही घाटों के लिए भी एक बड़ी समस्या पैदा कर रहा है। अस्तित्व पर ही अब प्रश्न चिन्ह लग गया है कि गंगा के घाट कब तक सुरक्षित रहेंगे। हम अपने कार्यक्रम के बिल्कुल आखिर में हैं। इस वक्त हम वाराणसी के 80 घाट पर मौजूद हैं। ये वाराणसी का 80 घाट है।
यहीं पर सनातन परंपरा की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। विशेषज्ञ भी हैं, उनसे हम बात करेंगे और कुछ लोग भी बैठे हैं अस्सी पर, उनसे भी हम बात करेंगे। एक तो पहले हम आपसे समझेंगे अस्सी की जो अपने इम्पोर्टेंस है उसके बारे में पहले समझेंगे। देखिए, पंच तीर्थों का एक प्रमुख घाट है अस्सी, और अस्सी के बारे में कहा जाता है, माइथोलॉजिकल रेफरेंस मिलता है कि शुंभ निशुंभ के वध के पश्चात जो दुर्गा ने जो खड्ग था उसको फेंका जोर से, तो वो यहाँ आकर गिरा अस्सी पर, और यहाँ से एक जो पानी का जो निकला एक स्रोत, उसको हम अस्सी नदी के नाम से जानते हैं, जो अब नहीं है। पर प्रदूषण कहिए और गंगा की स्थिति तो आप वर्तमान में देख ही रहे हैं। और फिर एक और अनूठी बात इस घाट के बारे में है कि काशी की जीवन शैली को जानने का ये एक बड़ा अद्भुत स्थान है। काशी की जीवन शैली को अगर समझना हो तो आप अस्सी आइए। हम आम लोगों से भी कुछ बातचीत करेंगे, उनकी भी राय लेंगे। आप लोग यहाँ हमेशा आते हैं, अक्सर आते हैं, चुनाव का समय है, गंगा की बात सभी ने की, बुनकरों की बात सभी ने की, लेकिन गंगा से जुड़े घाटों पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। इस चुनावी माहौल में नेताओं को और राजनीतिक दलों को ये मुद्दा उठाना चाहिए था। बिल्कुल सही, इस मुद्दे को हर हालत में उठाना चाहिए। गंगा जी की जो आज दुर्दशा है उसको देख करके रुलाई ही आती है, और क्या कहा जाए। आप क्या कहेंगे घाटों के विषय में? घाट विषय में ये ऐतिहासिक घाट है, इसकी देख रेख से होना चाहिए, हमेशा इसकी सुचारू रूप से व्यवस्था करनी चाहिए, और जिसमें कि बाहर बहुत दूरों से विदेशों से लोग आते हैं पर्यटन को देखने के लिए, उनके लिए कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसलिए ऐतिहासिक धरोहर को बचाने की ये गंदगलों के साथ साथ लोग भी जिम्मेदार हैं। हम अपने एक्सपर्ट से बिल्कुल आखिर में हैं मैडम, बहुत जल्दी कमेंट जानना चाहेंगे। अगर घाटों को लेकर कोई बेहतर प्लान अगर कोई बनाना चाहे, क्या क्या सुझाव देंगी? देखिए, मैं नजीर बनारसी की पहले 4 पंक्तियां बोलूंगी। उन्होंने बहुत लिखा है गंगा के दर्द को और काशी के दर्द को। डरता हूँ रुक न जाए, डरता हूँ रुक न जाए, कविता की बहती धारा, मैली है जब से गंगा, मैला है मन हमारा, राजा सगर के बेटों तुम सबको जिसने तारा, सोचो नौजवानों क्या फर्ज है तुम्हारा। तो आज बहुत दयनीय और दर्दनाक स्थिति जो काशी और काशी गंगा और घाटों की है, निश्चित तौर पर किसी भी राजनीतिक दल को जो वाराणसी से चुनाव लड़ रहा है उसको राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ काशी को जानना, समझना और अपने एजेंडा में फोकस्ड गंगा, काशी की और जो प्रमुख वरुणा और नदियां हैं, जो यहाँ के जल संसाधन है, जो पानी के स्रोत है, जिसमें 56 यहाँ पौराणिक महत्व के जो कुंड हैं वो, और इसके साथ साथ इन घाटों के बारे में अविलंब ध्यान देकर उस पर एक एक्शन प्लान बनाने की जरूरत है। बहुत दर्दनाक स्थिति है। हमारे एक्सपर्ट ने नजीर बनारसी की पंक्तियां दोहराई कि सोचो कि नौजवानों क्या फर्ज है तुम्हारा। नरेंद्र मोदी मन से युवा हैं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव उम्र से युवा हैं, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने इन घाटों पर कोई बात नहीं की। न तो घोषणा पत्र में अलग से बनारस के घाटों के बारे में कुछ कहा गया, और न ही राजनीतिक दलों ने पिछले 20, 25, 30 या उससे भी पहले कई सालों को लेकर अगर हम बात करें तो कोई बात नहीं बनारस के घाटों पर। लेकिन 2014 निर्णायक लोकसभा का जो चुनाव माना जा रहा है, अब उनसे ये उम्मीद बनारस के लोगों की बढ़ गई है कि घाटों को लेकर वो कोई एक सुनिश्चित अपना प्लान बताएं और बनारस के बेहतरी के लिए कोई ठोस आश्वासन दे। कैमरा पर्सन बाबूलाल के साथ अमित कुमार, जी मीडिया, वाराणसी। वाजपेयी जी का जो सपना है उसको हमें पूरा करना है, नदियों को जोड़ना है, जहां बाढ़ है उसे भी बचाना है, जहां सूखा है उसे ही बचाना है, तो हमारे देश का किसान बच जाएगा, हमारा गांव बच जाएगा, समृद्धि नदियों के साथ अपने आप आनेगी। भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। तुम सब इस थम्स-अप की बोतल की तरह ही तो हो, तुम्हारे अंदर भी दम है, तुम में भी तूफान है, बस ढक्कन हटाने से कतरा रहे हो। एक बार ढक्कन हटा के तो देखो, तूफान को होठों से लगा के तो देखो, दिल से एक ही आवाज निकलेगी, आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं।